अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, ट्रैम्स होते हैं, ट्रैमवेज होते हैं, एक डब्बे में बैठ के इधर से उधर वर्कर जाते रहते हैं, ठीक है। रेलवे लाइंस होती हैं। अब ये जितनी जगह है आप देखोगे हर जगह ना कहीं लेबर्स ही काम कर रहे हैं। तो जो माइंस एक्ट है इसका मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है, साथ ही साथ उससे अटैच जो पावर स्टेशन, रोपवे, ट्रैमवेज, रेलवेज है, सब इसके डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको जो यहाँ पे करना होता है वो ये है कि आपको माइंस का मीनिंग पढ़ना होता है कि माइन का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। माइंस का मतलब क्या है उस पर आप आइए और उससे हम शुरू करते हैं। बेसिकली द term mine means any excavation where any operation for the purpose of searching for or obtaining mineral has been or is being carried on, and include all boring, boreholes, oil wells and accessory crude conditioning plant, शाफ्ट, सब चीजों का मतलब भी आपको बताते जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। माइन का मतलब होता है ऐसी प्लेस जहां पे एक्सकेवेशन है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है ताकि मिनरल्स मिल सके। और इसमें जैसे बोरिंग करवाते हैं, बोरिंग कराना मतलब जमीन, जो जमीन होती है उसमें गड्ढा करना, ठीक है। बोरिंग के होल्स होते हैं पानी निकालने के लिए, ग्राउंड वाटर निकालने के लिए। जो ऑयल वेल्स होती हैं, क्रूड प्लांट्स होते हैं जो तेल निकालने के लिए होते हैं। शाफ्ट मतलब होता है जमीन के अंदर डाली गई वो मशीन्स जिसे जमीन को खोखला किया जाता है। ओपन कास्ट वर्किंग, कन्वेयर बेल्ट या रोपवेज होते हैं। रोपवेज वो होते हैं जिससे आप देखोगे जैसे डोंगरगढ़ आप जाते हो तो पहाड़ पे सीधे चढ़ने के लिए रोपवेज होते हैं। प्लेन्स, मशीनरी वर्क, रेलवे, ट्रैमवे, स्लाइडिंग, वर्कशॉप, पावर स्टेशन, हर चीज इसमें आ जाती है। जो भी चीज माइनिंग एरिया से कनेक्टेड है वो माइन की डेफिनेशन में आ जाती है। आप बताइए, आपको इस बात में कोई दिक्कत है कि ये क्लियर हो गया? सर क्लियर है। ठीक, अब ये जो माइंस का हिसाब किताब है, माइंस एक्ट का, इसको हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर चलाता है अपने एक डिपार्टमेंट के थ्रू जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी, ठीक है। ये डीजीएमएस जो है एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो ये इंश्योर करती है कि माइंस में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी बनी रहे, ठीक है। समय समय पर ये इंस्पेक्शन करती है, इंक्वायरी करती है, कॉम्पिटेंसी टेस्ट इशू करती है ताकि माइंस पे अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया जा सके, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस करती है वर्कर की सेफ्टी को लेकर। लेट अस रिपीट, माइंस क्या है, जहाँ पे एक्सकेवेशन हो रहा है और साथ में उससे जुड़ी जगह। कौन चला रहा है माइंस के पूरे मैटर को, माइंस एक्ट को? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी, डीजीएमएस। ये गवर्नमेंट की वो एजेंसी है जो माइंस और ऑयल फील्ड्स को सेफ रखने का काम करती है, समय समय पर इंस्पेक्शन करती है, ठीक। अलग अलग पोस्ट पे किन लोगों को अपॉइंट करना उसके लिए कॉम्पिटेंसी टेस्ट देती है, सेमिनार्स अरेंज करती है ताकि वर्कर्स को माइन में किस तरह से काम करना है सेफली ये बता सके। आप शांत मन से, मैं आपके लिए जूम कर रहा हूं, इसको पढ़ के बताओ आपको माइंड सेट एकदम दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? आपको माइंड सेट दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठा? अब इसको पढ़ के बताओ मेरे को। ये सबसे आज तक क्वेश्चन नहीं आया तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि शायद आपके दिसंबर में उठा के यहीं से पूरा दे दें, है ना? नहीं बोल सकते, इस चैप्टर से अभी तक ऐसे पूछा नहीं है, पूछ दिया तो क्या कर देंगे, है ना? इसको पढ़ दो और पढ़ के बताओ ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, ईमानदारी से बोलो। आ गया सर। बाकी लोग को हाँ या ना में बताओ तो आगे बढ़े अपन। आगे सर। परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट जो लॉ हम पढ़ते हैं वो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है क्या? पहले भी मैंने आपको बताया या नहीं बताया, हाँ या ना? हाँ सर पढ़े। यस। इस्टेब्लिशमेंट बेटा एक कमर्शियल प्लेस को बोलते हैं जिसमें ईटरीज, ठीक है, और जो है बेसिकली यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ईटरीज और थिएटर्स, अम्यूजमेंट, सब कुछ आ जाता है। शॉप एक अलग कंसेप्ट है। शॉप का मतलब होता है होलसेल या रिटेल शॉप। हमने यस सर। लास्ट चैप्टर में पूरा पढ़ा है, दोनों चीजें अलग अलग है, पहले तो आप ये समझिए।
अब क्या माना जाता है कि जैसे अगर आप एक शॉप या एक एस्टेब्लिशमेंट डाल रहे हो, तो ये बहुत सारी ऐसी शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट होती है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये होता है जिनकी प्रॉपर कोई रजिस्ट्रेशन प्लेस नहीं होती है। जैसे समोसे वाले हो गए, रेडी वाले हो गए, जो रोड पे घूमते हैं, इनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती है। वैसी छोटी छोटी दुकान डालने वाले सिर्फ शटर गिरा उठा देते हैं और शॉप के ऊपर अपना पेंटिंग लगा देते हैं कि ये जनरल स्टोर या ये किराना स्टोर काम करना चालू कर देते हैं। तो इसको लेकर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953 ये बोलता है कि अगर आपने कोई अपनी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करी है तो विद इन 30 डेज आपको क्या करना होगा, परमिशन लेनी होती है। ठीक है, आपको मैंने बताया था परमिशन कहाँ से लेनी होती है, नगर निगम से लेनी होती है। और जो लाइसेंस चीफ इंस्पेक्टर। बोलते हैं, कौन सा लाइसेंस बोलते हैं, ध्यान आ रहा है आपको? आपको मैंने बताया था कि अगर आपको शॉप स्टार्ट करनी है तो यहाँ नगर निगम से आपको परमिशन लेनी होगी, और आप जो लाइसेंस लेंगे उसे क्या बोला जाता है, गुमास्ता। ध्यान आया? यस सर। हाँ सर। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, इधर वो आपको एग्जेम्प्ट कर दे, आपको कह सकती है कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा विद इन 30 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क। सिमिलरली जब अपनी शॉप को क्लोज कर रहे होगे, बंद कर रहे होगे, तो बंद करने के 15 दिन के अंदर ये भी बताना होता है आपको गवर्नमेंट को कि आपकी जो शॉप या एस्टेब्लिशमेंट है बंद हो चुकी है। तो गवर्नमेंट जब रूल बनाई है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, तो गवर्नमेंट ने इस पे वर्क आवर पर डे बता दिया है। वहां जो वर्कर काम करेंगे पर वीक कितना काम करेंगे ये बताया गया है। रेस्ट इंटरवल के बारे में बताया गया है। शॉप कब ओपन होगी, कब क्लोज होगी, किस दिन बंद होगी, नेशनल हॉलीडेज क्या है, ओवर टाइम पीरियड क्या है, सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई है। लेट अस रिपीट एवरीथिंग। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वो लॉ है जो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्न करता है, मतलब उन शॉप्स को जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी गई है कि आपके स्टेट में जब कोई शॉप ओपन करे तो 30 दिन के अंदर उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और जब क्लोज करे तो वो गवर्नमेंट को कितने दिन के अंदर बताएगा, 15 दिन के अंदर। इस लॉ में गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया कि पर डे वर्कर से कितना वर्क कराना है, पर वीक कितना करवाना है, रेस्ट इंटरवल कितना देना है, आपकी शॉप ओपन कब होगी, क्लोज कब होगी। ठीक, हॉलीडे पीरियड क्या माना जाता है, कब शॉप को बंद रखना ही होता है, नेशनल हॉलीडे जैसे कब है, ओवर टाइम आप अपने शॉप के वर्कर से कितना करवा सकते हो। आप बताओ ये बात आपको कितना समझ में आई और सिर के ऊपर से कितना गई, ईमानदारी से बोलो। आ गई सर समझ में। आपको टफ लग रहा है क्या सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ये बताओ। नहीं सर। लेंदी लग रहा है, लेंदी लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ा। हाँ सर लेंथ है। पढ़ लेना, बाद में बहुत तकलीफ हो जाएगी। एक एक लाइन मार्क करके पढ़ लेना, और आपके रिकॉर्डेड वीडियो तो मेरे रहे हैं ही हैं, ठीक है। यस सर। एक ये हो गया शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट। इससे मैं बताऊं तो सच में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आना है। आपको आ सकता है तो माइन से पूछेगा, प्लांटेशन से पूछेगा, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट आप पूरा पढ़ चुके हो, और ये ऊपर पूछता है कि बताइए कौन कौन से लेबर लॉस लगते हैं। ये मेन क्वेश्चन इसमें से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट मैंने बता दिया, तो अगला जो लॉ आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट, ठीक है। कहाँ अप्लाई होता है पहले उसकी बात करते हैं हम लोग। ये अप्लाई होता है हर उस मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में जहां 5 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। कितने से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं? 5 और मोर। हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो नोटिफिकेशन देकर उन मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी पर भी इस लॉ को लगा सकती है जहां 5 से कम वर्कर काम कर रहे हैं। आप बताओ इसमें आपके कोई डाउट आया कि आपको ये बात समझ आ गई? नॉर्मली लॉ कहाँ लग रहा है भाई, जहां 5 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। कहा, मोटर कंपनी में। एग्जाम्पल आप ले लो, महिंद्रा ट्रेवल मोटर कंपनी है कि नहीं है? मोटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है कि नहीं महिंद्रा ट्रेवल वाला? पायल पीयूष, अब इनके यहाँ कौन कौन होगा? ड्राइवर होगा, कंडक्टर होंगे, हेल्पर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। अगर इनके यहाँ ये 5 से ज्यादा हो गए हैं तो इन पर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट लगता है। मतलब इनकी सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए रूल जो है इन वर्कर्स के लिए मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट में बनाया गया है। अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि भैया 5 से ज्यादा आपके अगर हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट वर्कर तो आप पर तो हम लॉ लगा ही दे रहे हैं,
लेकिन अगर आपके यहाँ 5 से कम वर्कर भी है और अगर स्टेट गवर्नमेंट को जरूरी पड़े तो आप पर इस लॉ के नियम लगाए जा सकते हैं। आप बताइए, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? सर आगे सुनो। अब यहाँ पे मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी अंडरटेकिंग जो पैसेंजर कैरी करने का काम कर रही है, गुड्स को कैरी करने का काम कर रही है बाय रोड, ठीक है, फॉर हायर और रिवॉर्ड। और इसमें प्राइवेट कैरियर भी आ जाते हैं। प्राइवेट कैरियर का मतलब ये होता है जैसे महिंद्रा हो गया, पायल, सब प्राइवेट है। और जो सरकार की है वो क्या है? सिटी सिटी बस। बस। कितना क्लियर है? बैठे हो कभी सिटी बस में? नहीं बैठे हो? सिटी बस में बैठे हो कभी? नहीं नहीं सर। सर। बहुत खटारा होती है, बैठना भी मत, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब सुनना और समझना, इसके रूल्स क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ये है रूल नंबर 1, नो एडल्ट मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू बी वर्क फॉर मोर देन 8 आवर इन एनी डे एंड 48 आवर्स इन एनी वीक। आप बताओ पहला रूल समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है। कोई अडोलोसेंट अगर है, अडोलोसेंट कहाँ से कहाँ तक है? जो 14 कंप्लीट कर दिया पर 18 14 से। नहीं किया है। अगर आपने मोटर ट्रांसपोर्ट 18 कंप्लीट नहीं किया है, 14 पार कर चुका है, ठीक है। तो कोई भी अगर अडोलोसेंट है, अगर वो काम कर रहा है मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, तो 6 घंटे से ज्यादा दिन में काम नहीं करेगा और उसमें भी उसको हाफ एन आवर का रेस्ट इंटरवल मिलेगा। और ये जो 6 घंटे होंगे, ये जो होते हैं बेसिकली ये माना जाता है, आप किसी भी पीरियड में रखो, बस ये रात को 10 से सुबह 6 के बीच में नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिशन पीरियड है, ठीक है। चलिए बात रिपीट करते हैं, क्या बोलता है लॉ? एडल्ट वर्कर से 8 घंटे काम करवा सकते हो हफ्ते में, 48 आवर्स। अगर अडोलोसेंट है तो उसके लिए हिसाब ये है कि उसे 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराना है, हाफ एन आवर का रेस्ट इंटरवल देना है और रात को 10 से सुबह 6 बजे के बीच काम नहीं करवाना है। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको ये समझ आया कि सिर के ऊपर से सर आ गई? गया। अच्छे से कि आधा अधूरा? सर अच्छे से। कोई समस्या नहीं है? नहीं सर। इसको अभी के अभी तुरंत पढ़ लोगे? हाँ। चलो अगला लॉ है भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये मैंने अभी लेबर लॉ चैप्टर में आपको बताया है कि नहीं बताया है? नहीं सर, पर नहीं पढ़े हैं ये। स्टार्ट में रखो, स्टार में रखो, अभी करना भी मत दिमाग लगाओ। आप आओ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन पे। किस पर आओ? इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। ठीक है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन का मतलब होता है कि सपोज करो एक पर्सन है यूपी का रहने वाला, ठीक है, यूपी डोमिसाइल है, मतलब यूपी का रहने वाला पर्सन है। अब ये काम की तलाश में गया गुजरात, ठीक है, और गुजरात में काम के पर्पस के लिए रहने लग गया, लेबर क्लास बंदा है, तो हम इसे बोलेंगे ये एक माइग्रेंट वर्कमैन है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है। क्या आपको मेरी बात समझ आई मैंने जो बोला? यस सर। अब इसका मैं एक इशू बता रहा हूं। अभी क्या हुआ था, जब आप सबने न्यूज में देखा होगा, जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था तो इनकी हालत खराब हो गई थी, रोड पे पैदल चल के सब जा रहे थे। तो यहाँ पे यस सर। ये पता है गवर्नमेंट्स की गलती है। जहां पर ये रह रहे थे उनको वहीं पे सारी अगर फैसिलिटी दे दी जाती तो क्या ये अपने अपने गांव भागते? नहीं सर। नहीं भागते ना। तो भाई लॉज तो हमारे देश में बहुत सारे हैं पर उसको ना ढंग से लोग फॉलो करते नहीं है। तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेंट लॉ ये कहता है बेसिकली कि अगर कोई दूसरे स्टेट से वर्कर आके आपके स्टेट में काम कर रहा है तो आप उसको एक पासबुक इशू कर दो, ठीक है। इस पासबुक में उसका सारा डिटेल होगा, उसको डिस्प्लेसमेंट अलाउंस दिया जाएगा, मतलब वो दूसरे शहर से दूसरे स्टेट से है तो उसको यहाँ बसाने का कुछ खर्चा दिया जाएगा, उसको आने जाने का खर्चा दिया जाएगा, जर्नी अलाउंस दिया जाएगा। अगर हमारे स्टेट में रह रहा है तो उसको रेसिडेंशियल अकोमोडेशन दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, कपड़े दिए जाएंगे, वेजेस दी जाएगी और इक्वल ट्रीट किया जाएगा, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सब हमें माइग्रेंट वर्कर के साथ करना है क्योंकि वो दूसरे स्टेट से आए। कई बार क्या होता है कल्चर मैच नहीं करता है एकदम, कोई दूर से दूर केरला से अभी आ जाए छत्तीसगढ़ में लेबर काम करने के लिए तो उनको यहाँ पे एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर मैं एम्प्लॉयर हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी कि उनको एक पासबुक इशू कर दूं ताकि डिटेल रहे उन वर्कर्स का जो माइग्रेट होके यहाँ आए हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उनका फुल डिटेल। उसके बाद जितना अभी वहां से आने में उनका खर्चा बैठा है वो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस वो पे करूंगा।
कभी वो छुट्टी में अपने स्टेट जाना चाहे, जर्नी अलाउंस दूंगा या रहने के लिए घर दूंगा, मेडिकल दूंगा, कपड़े दूंगा, वेजेस दूंगा और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रखूंगा, चाहे मैन एंड वुमेन हो, दोनों को बराबर पे करूंगा। आप बताओ ये बात मेरी आपको कितनी समझ में आई? सर आगे समझ। जैसे तो ये जो लॉ है कहाँ पे लगता है? उन एस्टेब्लिशमेंट में जहां 5 से ज्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर हैं। कितने से ज्यादा? 5 और मोर। ईमानदारी से बताओ भैया कितना समझ आया आपको? सर आ गया। पूरा अच्छे से कि आधा अधूरा है? सर अच्छे से। मन अच्छे से। में कोई समस्या नहीं है आपको? नहीं सर। नहीं सर। अब आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आओ, लेबर वेलफेयर फंड्स पे। किस पर आओ? लेबर वेलफेयर फंड। ठीक। लेबर वेलफेयर फंड क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली एक फंड है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत या उनके थ्रू बनाया गया है। और इस फंड के थ्रू कुछ सेक्टर्स में एम्प्लॉयड लोगों को हाउसिंग, मेडिकल केयर, एजुकेशन, रिक्रिएशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने में मदद की जाती है। अब ये सेक्टर कौन से हैं अगर मैं बताऊं तो इसमें आते हैं मीका माइंस के लोग। मीका माइन मतलब मीका एक तरह का मिनरल या मटेरियल है, उसकी माइंस में जो लेबर काम कर रहे हैं उनके लिए वेलफेयर फंड बना है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन समझते हो? चूना। और डोलोमाइट माइंस के जो लेबर है उनके लिए फंड बना है। जो लोग आयरन ओर की माइंस में काम कर रहे हैं उनको इस फंड का बेनिफिट मिलेगा। जो बीड़ी वर्कर्स है, जो बीड़ी बनाने का काम करते हैं, उनको इस फंड का बेनिफिट मिलेगा। और जो सीने वर्कर्स है, सीने वर्कर मतलब बॉलीवुड, बॉलीवुड शॉर्ट में बोल रहा हूँ, सिने वर्कर मतलब जो फिल्म वर्कर्स है ना, जो बहुत सारे लोग लगते हैं सेट पे, फिल्म सेट पे, उनके वेलफेयर के लिए ये फंड काम करता है। तो देखो इतने सेक्टर्स के लिए ये बनाया गया लेबर वेलफेयर फंड काम करता है। क्या काम करता है? यहाँ काम करने वाले लोगों के हाउसिंग, मेडिकल केयर, एजुकेशन और उनके रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब होता है अदर एक्टिविटीज लाइक क्लब्स एंड एक्सेट्रा, इस पर यहाँ जमा पैसा लगाया जाता है। तो किन किन सेक्टर्स पे? सबसे पहले आप ध्यान रखो, मीका माइंस के जो लेबर है। कहाँ के लेबर है? मीका माइंस। ठीक है, तो इनका जो फंड है वो मीका माइन लेबर वेलफेयर फंड किया जाता है। ठीक है, इस एक्ट को और इस फंड को इसलिए बनाया गया था ताकि मीका माइनिंग इंडस्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको उनके वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके। सिमिलरली लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस लेबर वेलफेयर फंड है। आप नाम सुन के समझ गए उसको क्यों इनेक्ट किया गया या बनाया गया है, ताकि जो लाइमस्टोन माइंस में, डोलोमाइट माइंस में काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए वर्क किया जा सके। वैसे आयरन और माइन, मैंगनीज और एंड क्रोम और लेबर वेलफेयर फंड क्यों बनाया गया है? ताकि जो लोग आयरन और माइंस में काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। बीडी वर्कर वेलफेयर फंड आप बताओ क्यों बनाया गया है? ताकि उन लोगों का वेलफेयर किया जा सके जो बीडी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। और वैसे सीने वर्कर वेलफेयर फंड क्यों बनाया गया? ताकि उन लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके जो मूवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब शांत मन से एक बार इसको पढ़ो भी है, इसको एकदम शांत मन से पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। श्रुति, गुंजा, अच्छे समझ आ रहा है? हाँ सर। आरजू, Yes, sir. पंकज, वेदिका, तनिषा, Yes, क्लियर sir. है? लो इसको यस पढ़ो, सर। एक एक लाइन पढ़ो। आपके पास आपकी बुक भी रहनी चाहिए जब मैं पढ़ाता हूं तब, उसमें आप ये मार्क करो, पढ़ो। खिलेंद्र, बुक दे दिया था सतीश से? खिलेंद्र, बुक दे दिया था? यस सर। बुक? हाँ सर, उन्होंने जिसका नंबर दिया ना, हाँ। उनके पास बुक ही नहीं है। आप मेरे पीडीएफ सेंड कर दीजिए ना, मैं प्रिंट करा लूंगा। नहीं नहीं, मेरे को ये बताओ, तो मैं तो सतीश को बुक दिया हूँ, तेरे को मिली क्यों नहीं अभी तक? सर मैं बीच में बाहर चला गया था, मैं वेकेशन के बाद आया, सतीश भैया को फोन किया तो हाँ। उन्होंने किसी का नंबर दिया था। वो बोलते हैं सतीश भैया जानता ही नहीं हूँ। फिर वो बोलते मेरे पास बुक नहीं है। अरे यार, मैं तेरे को पीडीएफ भेज रहा हूँ, प्रिंट निकाल देगा क्या? हाँ यस सर, ऑफ कोर्स। नाम भेज रहा हूँ भाई तेरे ओके सर। को। क्लास खत्म हो रही है तो तेरे को उसमें डाल देता हूँ मैं, तेरे व्हाट्सएप यस पे। सर सर। मेरा भी नोट्स बचा हुआ है।
क्लास में रखा है, ले जाना भाई आके, सबका तो निकाल के रख दिया नोट्स, बाकी तो सारे बच्चे कलेक्ट कर दिए, है ना। आने में दिक्कत हो तो पीडीएफ में भेज सकता हूँ, प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, आपके पास दोनों सुविधा है ना। बाकी सब क्या तुम लोग के नोट्स है ना बेटा? यस यस सर। सर। हाँ सर। ये पढ़ के बताओ कितना समझ आया। सर हो गया। नीचे पढ़ो। हो जाए तो बताओ। हो गया सर। लास्ट खत्म करते हैं इस चैप्टर को अब, ठीक है। लास्ट लॉ पे आ रहे हैं हम लोग आते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। दो हिस्से बनाएंगे, एक है बिल्डिंग और दूसरा है अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग का मतलब क्या बोल सकता हूं मैं? बिल्डिंग का मतलब होता है कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक। और अगर मैं अदर कंस्ट्रक्शन बोलूंगा तो इसमें आ जाते हैं हाईवेज, यहां पे दिखेंगे आप लोग, डैम्स, ब्रिज, फ्लाईओवर्स। अब इसमें माना जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर चल रहे हैं, इनकी अगर वैल्यू 10 लाख रुपए से अबव की है, इन प्रोजेक्ट्स की कीमत 10 लाख रुपए से अबव की है, तो यहां पर ये माना जाता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट लग जाता है। आपको पूरा ये एक्ट का नाम नहीं याद रखना है, मतलब पता होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। समझ आया किन प्रोजेक्ट्स पे लगता है, जहां कितनी कीमत के ऊपर है, 10 लाख के ऊपर के। अब प्रोविजन क्या है उस पर आओ, तो यहां जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में जो वर्कर लगे हैं, अगर आपके प्रोजेक्ट पर ये लॉ अप्लाई हो रहा है, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि अगर उन वर्कर का एक्सीडेंट होगा तो आप कंपनसेट करेंगे, पेंशन देंगे अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके वर्कर्स को घर बनाने के लिए लोन चाहिए होगा तो आप प्रोवाइड करेंगे, अपने वर्कर का ग्रुप इंश्योरेंस करवाएंगे, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए आप फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस में फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, और मैटरनिटी बेनिफिट में भी फायदा देंगे। चलिए पूरी बात रिपीट करते हैं। अगर कोई बिल्डिंग या अदर कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है, तो वहां जो एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वर्कर को जो है वो एक्सीडेंट के केस में असिस्टेंस देगा, पेंशन देगा। अगर वर्कर को खुद का घर बनाना हो तो लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वर्कर्स का ग्रुप इंश्योरेंस कराएगा, और कुछ चीजों में पैसों में मदद करेगा, जैसे एजुकेशन में, मेडिकल एक्सपेंस में, मैटरनिटी बेनिफिट में। आप ये पढ़ के बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको ये समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आप पढ़ के बताओ, और आप बताओ ये आपको समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? बोलो, कितना क्लियर है ये? यस सर। क्लियर क्लियर है। ये लास्ट एक्ट अलग है, इसको बोल्ड कर देना आप लोग। सेल प्रमोशन एम्प्लॉय कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976, मिक्स नहीं करना, इट इज सेपरेट। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर लॉ इतना ही था यहां तक, ठीक है। ये सेल प्रमोशन लॉ अलग है, ठीक। सेल प्रमोशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, आप मेरे को बताओ क्या होता है सेल प्रमोशन का मतलब? सेल प्रमोशन का मतलब क्या होता है?
जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको बेचने के लिए अलग अलग तरह के प्रमोशंस किए जाते हैं, एड प्रमोशंस होते हैं, पर्सनल सेल्समैन रखे जाते हैं। हमने बिजनेस स्टडीज में मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर यस सर। पढ़ा है। हाँ। तो यहाँ पे Yes, sir. सेल प्रमोशन एम्प्लॉय का मतलब उन पर्सन्स को कहते हैं जो बेसिकली हायर या रिवॉर्ड पर आपकी कंपनी का सेल प्रमोशन का काम करते हैं। अब ये माना जाता है कि अगर वो 1600 रुपए महीने से ज्यादा सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके यहाँ मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पर है, तो उनके वेलफेयर का काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देखना होगा। और जो लॉ अप्लाई होगा वो है सेल प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको जो दे सकता हूं वो होते हैं एमआर। एमआर समझते हो? एमआर समझते हो? नहीं सर। नहीं समझते? डॉक्टर वॉक्टर क्या जाओगे देखना, फाइल पकड़ के खड़े रहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दवा बेचने का काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां एमआरएस को रखती है अपने सेल्स प्रमोशन के लिए। अलग अलग क्लिनिक्स में जाते हैं, बताते हैं हमारी कंपनी की ये दवा है, आप अपने हाँ सर, सेल कराएंगे क्या? देखिए हो क्या आते हैं। हाँ सर आते हैं। पड़ता है उनको, कई बार खतरा रहता है रोड एक्सीडेंट होने का या आने जाने का बहुत खर्चा बैठता है, तो सब चीज का कंपनसेशन उनको सेल प्रमोशन एम्प्लॉय कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976 में मिल सकता है। कितना क्लियर है मेरी बात? क्लियर है सर। ये लास्ट पैराग्राफ नहीं पढ़ना है अपने को। चैप्टर क्या हो गया आपका? खत्म। खत्म। अब आप क्या करो, आज का पूरा दिन लो, कल का पूरा दिन लो। कल मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा 31 को। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे आप बोलो? पढ़ लूंगा। अरे पढ़ लूंगा नहीं भाई, तुम लोग सब बताओ कल पढ़ना है नहीं पढ़ना है? नहीं सर, छुट्टी दे दो। हाँ? छुट्टी। सर एक को भी दे दो। हाँ, एक को नहीं दूंगा। कल लेना है तो बताओ, या एक को लेना है तो कल फिर कल पढ़ाऊंगा। नहीं सर, कल छुट्टी दे दो, परसों ले लेना। तारीख को पढ़ाओ। तो छुट्टी लेके करोगे क्या? कर दो ना यार पढ़ाई वढ़ाई। काम करो, आज का पूरा दिन लो, कल का पूरा दिन लो तुम, ठीक है? अभी तक मैं जितना पढ़ा दिया हूँ उसको एक बार ना ओवरव्यू कर दो, तो पार्ट बी को, मेन पार्ट भी तुम्हारा खत्म हो गया, इसको ओवरव्यू कर दोगे एक बार, पढ़ के देख लो, यस सर। ठीक है? और बताना कितना कहाँ कहीं अटक रहे हो या कोई दिक्कत है तो। जो लेफ्ट आउट पोर्शन है वो भी बताना, सर ये वाले हिस्से हमारे बचे हुए हैं, इसको कंप्लीट करके हम लोग पार्ट ए पे आ रहे हैं, ठीक है? हाँ यस सर। सर। ये आप करो, ठीक? कल का दिन गैप लो, आज और कल जितना पढ़ा दिया हो एक बार आप पढ़ लो, ठीक है बेटा? ये आप करो, यस सर। ठीक है? यस सर। यस।